वेटर मेरे सामने सूखी रोटी रख गया और मेरी बहू ने पर्दा गिराते हुए कहा कि मेहमानों की नज़र मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। वो नहीं जानती थी कि जिस 5 स्टार होटल में वो अपनी शान दिखा रही है उसकी असली मालकिन मैं हूँ। मेरे सामने प्लास्टिक की वो गंदी कुर्सी थी जिस पर शायद रसोइये बैठते थे। बाहर हाल में मेरे पोते की सगाई का जश्न चल रहा था। शहनाई बज रही थी, एसी चल रहा था और शहर के बड़े बड़े लोग मखमली सोफों पर बैठकर दावत उड़ा रहे थे। लेकिन मैं, सावित्री देवी, इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य, उस आलीशान बैंकेट हॉल के पीछे एक छोटे से स्टोर रूम में बैठी थी। मेरी बहू रिया ने साफ कह दिया था, माँ जी, आपकी यह पुरानी सूती साड़ी और यह ढला हुआ चेहरा मेरे हाई क्लास मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा देगा। आप यहीं चुपचाप बैठिए, मैं खाना भिजवा दूंगी। मेरा बेटा वहीं खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद वो अपनी पत्नी को रोकता, मगर वो चुपचाप नजरें झुकाए वहां से चला गया। उस पर मुझे भूख नहीं लगी, उस पल मुझे भूख नहीं लगी, बस अपनी परवरिश पर रोना आया। लेकिन रिया को यह नहीं पता था कि जिस ग्रैंड पैलेस होटल की बुकिंग करवा कर वो अपनी सहेलियों के सामने इतरा रही थी, उस होटल की ज़मीन और पूरी इमारत की रजिस्ट्री आज भी मेरे ही नाम पर है। वो जिसे एक बेचारी पेंशनर समझती है, वो असल में इस शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मालकिन है। आज की शाम सिर्फ मेरे पोते की सगाई की शाम नहीं थी, बल्कि आज की शाम मेरे स्वाभिमान की वापसी की शाम थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक माँ जब अपनी ताकत दिखाती है तो क्या होता है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका अंत आपकी रूह को सुकून देगा। मेरा नाम सावित्री देवी है। उम्र 72 साल। 25 साल पहले मेरे पति आनंद बाबू मुझे और मेरे 10 साल के बेटे विक्रम को छोड़कर दुनिया से चले गए थे। वो एक साधारण क्लर्क थे, लेकिन बहुत दूरदर्शी थे। हम शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। उस जमाने में वहाँ जंगल हुआ करता था। आनंद बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वहाँ 5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। लोग उन पर हंसते थे कि जंगल में ज़मीन लेकर क्या करोगे, मगर उनकी मौत के बाद उसी ज़मीन ने मेरी और विक्रम की किस्मत बदली। मैं अनपढ़ नहीं थी। मैंने पति के जाने के बाद हार नहीं मानी। मैंने सिलाई का काम शुरू किया, फिर बुटीक खोला और धीरे धीरे पैसे जोड़ती गई। जब शहर बढ़ा तो हमारी ज़मीन की कीमत सोने के भाव हो गई। 15 साल पहले एक बड़ी होटल चेन ने मुझसे संपर्क किया। वो मेरी ज़मीन पर शहर का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहते थे। मैंने ज़मीन नहीं बेची, मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की। डील यह थी कि ज़मीन और इमारत मेरी रहेगी, वो सिर्फ होटल चलाएंगे और मुनाफे का 40% हिस्सा हर महीने मेरे खाते में आएगा। यह बात मैंने कभी विक्रम को नहीं बताई। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अपनी मेहनत से आगे बढ़े, मेरी दौलत के नशे में आलसी ना हो जाए। विक्रम ने पढ़ाई की, इंजीनियर बना और एक अच्छी नौकरी करने लगा। फिर उसकी ज़िंदगी में रिया आई। रिया एक अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसके संस्कार खोखले थे। शादी के पहले ही दिन उसने मेरे घर को देखकर मुंह बनाया था, विक्रम, तुम्हारी माँ का घर कितना आउटडेटेड है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर विक्रम, जो कभी मेरा श्रवण कुमार था, शादी के बाद बदल गया। रिया की हर जिद उसके लिए कानून बन गई। शादी के 2 साल बाद ही रिया ने जिद की कि हमें पॉश इलाके में फ्लैट लेकर रहना चाहिए। विक्रम ने लोन लिया और हम शिफ्ट हो गए। मैंने अपना पुराना घर किराए पर चढ़ा दिया और बेटे बहू के साथ रहने लगी। यहीं से मेरी नर्क जैसी ज़िंदगी शुरू हुई। रिया को मेरा घर में रहना खटकता था। उसे लगता था कि मैं उन पर बोझ हूँ। मेरे पति की पेंशन आती थी जिससे मैं अपना खर्च चलाती थी, लेकिन रिया को वो भी ना काफ़ी लगता था। वो अक्सर ताने मारती, माँ जी, दिन भर एसी चलाकर बैठी रहती है, बिजली का बिल क्या आसमान से आएगा। मैं चुपचाप पंखा चला लेती। कभी कहती, माँ जी, आपके लिए अलग से खाना बनाने का वक्त नहीं है, जो बचा है वो खा लीजिए। मैं वो भी खा लेती। सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब वो मेरे कपड़ों और मेरे रहन सहन का मजाक उड़ाती। मैं हमेशा सादा जीवन जीती थी, सूती की साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी। रिया को यह सब लो क्लास लगता था। जब भी उसके मायके वाले या दोस्त आते, वो मुझे मेरे कमरे में बंद रहने को कहती, प्लीज़ बाहर मत आना, मेरे फ्रेंड्स को ओल्ड एज होम जैसी वाइब नहीं चाहिए। मैं सब सहती रही, सिर्फ अपने बेटे के लिए। मुझे डर था कि अगर मैंने मुंह खोला तो विक्रम का घर टूट जाएगा। लेकिन पानी सिर के ऊपर तब गया जब मेरे पोते आर्यन की सगाई तय हुई। आर्यन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन रिया ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया था। उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था ताकि दादी का देहाती असर उस पर न पड़े। अब आर्यन 24 साल का था और उसकी शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से हो रही थी। सगाई के लिए रिया ने शहर का सबसे महंगा होटल द ग्रैंड पैलेस चुना। वही
होटल जो मेरी ज़मीन पर बना था। एक रात खाने की मेज पर रिया चहक रही थी। विक्रम, तुम्हें पता है ग्रैंड पैलेस में बुकिंग मिलना कितना मुश्किल है। मैंने पापा की पहचान से बुकिंग करवाई है। पूरे 15 लाख का खर्चा है सिर्फ हॉल का। मेरी सहेलियाँ तो जल भुन जाएंगी। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने धीरे से कहा, बेटा इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, कोई और जगह भी तो देख सकते थे। रिया भड़क गई। आप तो चुप ही रहिए माँ जी। आप लोगों के ज़माने में धर्मशाला में शादियाँ होती थी। यह मेरा स्टैंडर्ड है। और वैसे भी पैसे विक्रम और मेरे पापा दे रहे हैं। आपकी पेंशन के 5,000 नहीं लग रहे इसमें। विक्रम ने कहा, माँ आप रहने दो, रिया को जो सही लगे करने दो। मेरा दिल छलनी हो गया। जिस होटल का वो इतना गुणगान कर रही थी, अगर मैं एक फ़ोन घुमा देती तो वो पूरा होटल मुफ्त में सज जाता। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं देखना चाहती थी कि यह तमाशा कहाँ तक जाता है। सगाई का दिन आ गया। हम सब तैयार होकर होटल पहुँचे। मैंने अपनी सबसे अच्छी बनारसी साड़ी पहनी थी जो आनंद बाबू ने अपनी आखिरी सालगिरह पर दी थी। वो थोड़ी पुरानी थी लेकिन मेरे लिए अनमोल थी। जैसे ही हम होटल की लॉबी में पहुँचे, रिया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे कोने में खींचा और दांत पीसते हुए बोली, यह क्या पहन रखा है आपने? यह फटा हुआ जरी का टुकड़ा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नई साड़ी ला दूंगी, वो क्यों नहीं पहनी? बहू, वो शिफॉन की साड़ी मुझे चुभती है। इसमें मैं आरामदायक महसूस करती हूँ, मैंने जवाब दिया। आपकी सुविधा की ऐसी की तैसी, रिया फुसफुसाई। वहाँ शहर के मेयर आ रहे हैं, मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको देखकर पूछे कि यह कौन है। विक्रम, उसने विक्रम को बुलाया। अपनी माँ को समझाओ, यह मेन हॉल में नहीं बैठेगी। वहाँ सोफे वीआईपी गेस्ट के लिए हैं। विक्रम ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। माँ प्लीज़, रिया का मूड खराब मत करो। आप पीछे वाले कमरे में बैठ जाओ। वहाँ शांति भी रहेगी और शोर भी नहीं होगा। मेरे ही बेटे ने मुझे अपनी खुशी से बेदखल कर दिया। मेरे आंखों में आंसू थे लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। रिया ने एक वेटर को बुलाया और कहा, इन्हें पीछे स्टोर रूम के पास जो जगह है वहाँ बैठा दो और हाँ, पर्दा लगा देना, कोई देखे नहीं। और इस तरह मैं उस कोने में आ गई जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह सुनने से पहले अगर आपको लगता है कि माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार पाप है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ ज़रूर लिखें। मैं वहाँ अंधेरे में बैठी थी। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। बीच बीच में वेटर आते और गंदे बर्तन मेरे पास वाली टेबल पर रख जाते। मुझे प्यास लगी थी लेकिन किसी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। करीब 1 घंटा बीत गया। तभी मुझे बाहर हॉल में कुछ हंगामा सुनाई दिया। रिया की तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठी और पर्दे की ओट से झांका। रिया होटल के मैनेजर पर चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने वनीला आर्किड फूल मंगवाए थे, ये गुलाब क्यों लगे हैं? और एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे मेहमान पसीने से भीग रहे हैं। 2 कौड़ी का होटल है तुम्हारा। मैनेजर एक समझदार आदमी था, हाथ जोड़कर खड़ा था। मैडम, टेक्निकल फॉल्ट है, हम ठीक कर रहे हैं। और फूलों का ऑर्डर आपके पति ने ही बदला था। चुप रहो, रिया चिल्लाई। अभी के अभी ओनर को बुलाओ, मैं इस होटल की शिकायत करूंगी। मेरे पापा जानते हैं कि इस शहर में काम कैसे करवाया जाता है। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, क्या शोर है यह होटल के जनरल मैनेजर मिस्टर खन्ना थे। मिस्टर खन्ना इस होटल को पिछले 10 साल से संभाल रहे थे और मेरे बहुत अच्छे परिचित थे। मैं हर महीने एक बार आकर उनसे हिसाब लेती थी, लेकिन हमेशा पिछले दरवाजे से आती थी और सीधे उनके केबिन में जाती थी, इसलिए बाकी स्टाफ मुझे नहीं पहचानता था। रिया मिस्टर खन्ना की तरफ लपकी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं? देखिए आपके स्टाफ ने क्या किया है। मैंने 15 लाख दिए हैं और सर्विस देखो। मैं रिफंड चाहती हूँ और अभी के अभी माफ़ी मांगिए। मिस्टर खन्ना ने शांत भाव से कहा, मैडम कृपया आवाज़ नीचे रखिए। यह होटल अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है, हम चेक करवा रहे हैं। आवाज़ नीचे क्यों रखूं? रिया का अहंकार 7वें आसमान पर था। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो यह होटल खरीद सकती हूँ। मैं पर्दे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बदतमीजी कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वो मेरे स्टाफ, मेरे लोगों को जलील कर रही थी। मैं पर्दे हटाकर बाहर निकली। मेरे बाहर आते ही रिया की नज़र मुझ पर पड़ी। वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी। आप बाहर क्यों आई? मैंने कहा था ना अंदर रहने को, अंदर जाओ अभी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्का देने की कोशिश की। विक्रम भी वहां आ गया। माँ आप प्लीज़ सीन क्रिएट मत करो। लेकिन तभी मिस्टर खन्ना की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो दौड़ते हुए मेरे पास आए, रिया को बीच से हटाया और सीधे मेरे पैरों में झुक गए। उन्होंने मेरे चरण स्पर्श किए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिया, विक्रम, आर्यन और सारे मेहमान हैरान होकर देख रहे थे। जनरल मैनेजर जो सूट बूट में था
वो एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई बुजुर्ग औरत के पैर छू रहा था। मिस्टर खन्ना खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैडम, सावित्री मैडम, आप यहाँ और इस हाल में आप यहाँ अंधेरे कोने में क्यों निकल रही हैं? रिया हक्की बक्की रह गई। मिस्टर मैनेजर, आप इस बुढ़िया के पैर क्यों छू रहे हैं? यह मेरी सास है, अनपढ़ है, इसे कुछ नहीं पता। मिस्टर खन्ना का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने रिया की तरफ देखा और फिर पूरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा, अनपढ़ बुढ़िया? मैडम, जिस जमीन पर आप खड़ी हैं, जिस छत के नीचे आप पार्टी कर रही हैं और जिस होटल को आप खरीदने की बात कर रही हैं, ये सावित्री देवी जी उस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन है। सी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस ग्रुप। हाल में जैसे बम फट गया हो, लोगों के हाथों से गिलास छूटने को हो गए। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका रंग पीला पड़ गया। विक्रम चिल्लाया, क्या खन्ना जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी माँ तो, इनके पास तो बस पेंशन है। मैंने विक्रम की तरफ देखा और पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। मेरी आवाज़ में वो कड़कपन था जो 25 साल पहले हुआ करता था। हाँ विक्रम, वही पेंशन जो तुम्हें कम लगती थी। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपनी पहचान बनाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी पहचान बनाने के चक्कर में अपनी माँ को ही भूल जाओगे। मैंने रिया की तरफ देखा, वो काँप रही थी। और तुम रिया, तुम्हें लगता था मैं बोझ हूँ? तुम्हें लगता था मेरा स्टैंडर्ड नहीं है? बेटा, स्टैंडर्ड कपड़ों से नहीं, संस्कारों से बनता है। तुमने मुझे नौकरों वाली जगह बैठाया, यह सोचकर कि मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी, लेकिन आज शर्मिंदा मैं नहीं, तुम हो रही हो। मिस्टर खन्ना ने तुरंत स्टाफ को आदेश दिया, चेयरपर्सन मैडम के लिए बीच वाली वीआईपी टेबल लगाओ और वो सारा खाना वहाँ परोसो जो आज के मेन्यू में है। मैं जाकर उस बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। रिया के अमीर रिश्तेदार, जो अभी तक मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, अब मेरे पास आने लगे। अरे सावित्री जी, हमें तो पता ही नहीं था, आप तो छुपी रुस्तम निकली। मैं बस मुस्कुराती रही। दुनिया का यही दस्तूर है, वो इंसान को नहीं, उसकी हैसियत को सलाम करती है। सगाई की रस्म पूरी हुई, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब पार्टी की स्टार रिया नहीं, मैं थी। पार्टी खत्म होने के बाद हम घर वापस आए। कार में पूरी तरह खामोशी थी। घर पहुंचते ही रिया मेरे पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया। तुम्हें नहीं पता था कि मैं अमीर हूँ, इसलिए गलती हो गई? अगर मैं सच में गरीब होती तो क्या तुम्हारा व्यवहार जायज़ था? रिया, माफ़ी गलती की मिलती है, बदनीयती की नहीं। विक्रम भी सिर झुकाए खड़ा था। माँ, मैं भी। तुम तो चुप ही रहो विक्रम, मैंने उसे रोका। एक औरत बाहरी होकर मेरा अपमान करे तो समझ आता है, लेकिन तुम मेरा खून होकर चुप रहे। तुमने मुझे कोने में बैठने दिया। वो कुर्सी प्लास्टिक की नहीं थी विक्रम, वो तुम्हारे दिए हुए वो कांटे थे जो बुढ़ापे में मुझे चुभ रहे थे। मैंने उसी रात फैसला सुना दिया, कल सुबह से इस घर के नियम बदलेंगे। मैंने कहा, यह फ्लैट जिसकी ईएमआई तुम भरते हो वो भले तुम्हारा है, लेकिन मेरी जो भी जायदाद है, जो भी बैंक बैलेंस है और होटल की जो भी हिस्सेदारी है, वो मैं एक ट्रस्ट के नाम कर रही हूँ। ट्रस्ट मेरे जीते जी मुझे पैसा देगा और मेरे बाद वो पैसा अनाथ आश्रमों और वृद्धाश्रमों में जाएगा। तुम दोनों को मेरी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रिया और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, ऐसा मत करो। विक्रम गिड़गिड़ाया, हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है। मैंने कहा, कमाओ और खिलाओ, और रही बात आर्यन की, उसकी पढ़ाई और शादी का खर्चा मैं उठाऊंगी, लेकिन यह शर्त यह है कि वो हफ्ते में 2 दिन मेरे पास रहेगा, ताकि मैं उसे वो संस्कार दे सकूं जो तुम दोनों नहीं दे पाए। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। रिया अब मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, डर के मारी ही सही, लेकिन चाय वक्त पर मिल जाती है। विक्रम भी अब ऑफिस से आकर मेरे पास बैठता है। मुझे पता है कि यह प्यार दौलत के लिए है, लेकिन कम से कम अब मुझे उस टूटी हुई कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ता। मैंने यह सब पैसे के लिए नहीं, मैंने यह इसलिए किया ताकि उन्हें समझ आए कि बुजुर्ग घर का कबाड़ नहीं, बल्कि वो नींव होते हैं जिस पर मकान खड़ा होता है। अगर नींव हिल गई तो मकान गिरते देर नहीं लगती। दोस्तों, इस कहानी का अंत में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने अपनी जायदाद ट्रस्ट को देकर सही किया, या मुझे अपने बेटे बहू को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यह कहानी हर उस माँ के लिए है जिसे लगता है कि वो अब जरूरी नहीं रही। आप जरूरी हैं, क्योंकि आपकी तपस्या से ही आपके बच्चे आज वहाँ हैं जहाँ वो हैं। कभी खुद को कम मत आंकना। अगर आपको मेरी कहानी ने दिल से छू लिया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और जज्बात के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद।